नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर आपके बीच प्रिंस मिश्रा, इनकम फ्रॉम सैलरी का नेक्स्ट पार्ट अनुलाभ परक्विजिट्स का थ्योरी पोर्शन लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं सुविधा या अनुलाभ जो कर्मचारियों को मिलता है वो क्या है। ऐसे सुविधा जो सभी कर्मचारियों को प्रदाय की जाती है वह है किराया मुक्त मकान। किराया मुक्त मकान एक ऐसी सुविधा है जो सभी कर्मचारियों को दी जाती है। मतलब एक कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली जो मुख्य सुविधा है वह किराया मुक्त मकान के रूप में है जो सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। निजी कर्मचारी और असुसज्जित मकान की दशा में जो हम गणना करते हैं वह गणना जनसंख्या आधार पर की जाती है। यदि जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है तो 15% वेतन का, दूसरा देखिए, दूसरा 10 से 25 लाख है तो 10% और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो 7.5% वेतन का दिया जाता है। कब? घर मालिक का हो। मतलब यदि कंपनी ने आपको मकान प्रदान किया है और ऐसे स्थान पर मकान प्रदान किया है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है तो वेतन का 15% आपके अनुलाभ के रूप में जोड़ा जाएगा। यदि वहाँ की जनसंख्या 10 से 25 लाख तक है तो 10% आपके वेतन का जोड़ा जाएगा। यदि जनसंख्या वहाँ की 10 लाख से कम है तो 7.5% आपके वेतन का अनुलाभ के रूप में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अन्य कर योग्य भत्ते, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस मॉनिटरी पेमेंट। कोई भी अन्य जो नगद में भुगतान कंपनी के द्वारा किया गया है वो सभी चीजों को जोड़ा जाएगा का 15%, 10%, 7.5%। यदि नियोक्ता ने आपको घर या एम्प्लॉयर ने आपको घर एम्प्लॉयर का मकान है तब। यदि एम्प्लॉयर ने आपको किराए पर लेकर मकान प्रदान किया है तो जो कम हो किसका, वास्तविक किराया और फेयर रेंट और 15%, वेतन के 15% से अधिक जो रहेगा वो यहाँ पर किराए पर लिए गए मकान के संबंध में कर योग्य होगा। जो दोनों में कम हो, क्या क्या, वास्तविक रेंट, फेयर रेंट या 15% ऑफ सैलरी। रियायती दर पर अगर मकान की सुविधा प्रदान की जाती है तो रियायती दर पर मकान की सुविधा प्रदान किए जाने की दशा में जो आपको अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई की छूट की पात्रता होती है। अर्थात वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस जो निकला है 10%, 15%, 7.5% माइनस जो एक कर्मचारी मकान में किराए के रूप से चुकाता है उसकी छूट की पात्रता होगी। ऐसे मकान को कंसेशनल रेंट पे मकान या रियायती दर पर मकान की सुविधा का मूल्यांकन कहा जाता है। सभी राशि अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगा जो कर्मचारी द्वारा खर्च किया जाना था परंतु मालिक के द्वारा चुकाया गया है। यह बात सदैव याद रखना है। जैसे आप गैस प्रयोग कर रहे हैं, आप बिजली प्रयोग कर रहे हैं, आप पानी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका बिल का भुगतान आपके नियोक्ता के द्वारा किया जाता है तो यह समस्त राशि कर योग्य होगी। जब हम किराया मुक्त सुसज्जित मकान का मूल्य निकालना चाहते हैं तो जो हमने ऊपर निकाला था मकान का मूल्य वह असुसज्जित मकान का मूल्य था। उस मकान के मूल्य पर जब हम 10% फर्नीचर का जोड़ देते हैं तो वह सुसज्जित मकान का मूल्य आ जाता है।
यदि होटल में रहने की सुविधा कंपनी ने दी हुई है तो एक्चुअल रेंट जो चुकाया जा रहा है या 24% ऑफ सैलरी जो दोनों में कम होगा वह उसकी कीमत मानी जाएगी, उसकी छूट की पात्रता होगी। वास्तविक किराया या जो हम 24% सैलरी का दे रहे हैं उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट, कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों को ही प्रदान किया जाता है। विशिष्ट कर्मचारी की पहचान क्या होती है? विशिष्ट कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों को माना जाता है जिनका 20% वोटिंग राइट शेयर्स या कंपनी में उनका सारवान हित हो, इंटरेस्ट 20% इंटरेस्ट और शेयर इन द कंपनीज, या उन्होंने कंपनी के 20% अंश क्रय किए हों, या वह डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के संचालक हो, या उनकी मौद्रिक आय 50,000 रुपए से अधिक हो। जनरली जब हम प्रश्न हल करते हैं तो यह पॉइंट ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। हम इसी को आधार मानकर चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि यह विशिष्ट कर्मचारी है कि नहीं है, क्योंकि जब हम सैलरी को कंसीडर करते हैं तो हमको तत्काल पता चल जाता है कि उसको हमने 50,000 से ज़्यादा दिया है कि नहीं दिया है, और इस आधार पर हम विशिष्ट कर्मचारी की पहचान सरलता से कर लेते हैं। मौद्रिक वेतन को बताया गया है एकल वेतन माइनस वैधानिक कटौती के बाद 50,000 या उससे अधिक होने पर ही सकल वेतन, माफ कीजिएगा, सकल वेतन माइनस वैधानिक कटौती के बाद 50,000 या उससे अधिक होने पर ही विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। अब यहां देखिए, विशिष्ट कर्मचारियों को जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है वो मोटर कार के रूप में की जाती है। जब मोटर कार नियोक्ता का है, ध्यान रखेंगे अलग अलग इसमें कंडीशन है, जब मोटर कार नियोक्ता का है और कर्मचारी द्वारा कार्यालय के लिए उपयोग में लाया जाता है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। क्यों? क्योंकि कर्मचारी के द्वारा केवल कार्यालयीन प्रयोग में लाया जा रहा है तो वह व्यक्तिगत लाभ उसको किसी भी प्रकार से नहीं हुआ, इसलिए संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है। यदि कर्मचारी द्वारा कार का प्रयोग केवल निजी प्रयोग के लिए होता है तो पूर्णतः कर योग्य होगा। अब देखिए, मोटर कार किसका है? मालिक का है। लेकिन यदि उस मालिक ने आपको केवल ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी दी हुई है तो आप ऐसे अनुलाभ का प्रयोग करते हैं या फैसिलिटी का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कार नियोक्ता का है और आप अपने निजी कार्यों के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी दशा में संपूर्ण राशि कर योग्य मानी जाएगी। निजी प्रयोग में लाने पर संपूर्ण राशि पूर्णतः कर योग्य, और जब कार्यालयीन कार्य के लिए प्रयोग करेंगे तो पूरा कर मुक्त। नेक्स्ट, अब देखिए उपयोग। जब गाड़ी कर्मचारी की हो, पेट्रोल भी वही भरे। गाड़ी कर्मचारी की है, पेट्रोल भी वही भर रहा है। अब यहाँ किस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? फॉर ऑफिस यूज, केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए प्रयोग हो रहा है तो किसी भी दशा में व्हेन ओनर्स एम्प्लॉय, व्हेन ओनर इज एम्प्लॉय, जब गाड़ी मालिक की हो, दोनों ही दशा को यहाँ पर रखा गया है। देखिए किस पर्पस के लिए? कार्यालयीन प्रयोग के लिए आ रहा है। यदि गाड़ी निजी हो, यदि गाड़ी, जब गाड़ी कर्मचारी की हो या गाड़ी मालिक की हो, दोनों ही दशा में यदि गाड़ी कार्यालयीन प्रयोग के लिए आता है तो उस स्थिति में वह कर मुक्त होगा। यदि वह निजी प्रयोग के लिए ला रहा है तो देखिए गाड़ी मेरी है, मैं कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं तो उस पर कर नहीं लगेगा। लेकिन गाड़ी मेरी नहीं है और अगर मैं घूम रहा हूं तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक व्यय होगा और जितना कर्मचारी ने चुकाया है
वास्तविक खर्च जो होगा माइनस कर्मचारी द्वारा चुकाया गया राशि को छोड़कर शेष राशि कर योग्य होगी। मान लीजिए 2000 रुपए आपने मालिक की गाड़ी को लेकर अपने निजी प्रयोग के लिए घूमने निकले हैं और आपने उसमें 1000 रुपए का तेल डलवाया है, जबकि 1000 का तेल उसमें पहले से था और आपने उसमें से 1800 तेल का प्रयोग किया। तो क्या हुआ, आपने 1000 चुकाया, 800 रुपया जो शेष है वह आपके लिए एक तरह से अनुलाभ होगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वह आपके अनुलाभ का मूल्य होगा। हमारे सामान्यतः जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है वो इस कॉलम को पूछा जाता है कि जब कार्यालयीन और निजी दोनों प्रयोग में लाया जाता है और यदि गाड़ी कर्मचारी का है तो कर्मचारी को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। हमने एक लाइन हमेशा याद रखना है कि ऐसा कोई भी व्यय जो कर्मचारी को करना चाहिए मालिक करता है तो वो सुविधा है, उसका पैसा बच रहा है तो उस पर वो टैक्स देगा। भाई गाड़ी मेरा है, मैं ऑफिस गया इसलिए टैक्स फ्री, गाड़ी मेरा है, मैं घूमने गया इसलिए टैक्स फ्री, गाड़ी मेरा है, मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ घर भी घूम रहा हूँ टैक्स फ्री, क्योंकि ऑफिस जा रहा हूँ उसका तनख्वाह मिल रहा है, निजी घूम रहा हूँ वो मेरा अपना काम है। लेकिन यदि गाड़ी नियोक्ता का है और मैं कार्यालयीन और निजी दोनों प्रयोगों के लिए अब इस गाड़ी को लेकर आ रहा हूं तो छोटी गाड़ी होने पर 1800 प्रति माह और बड़ी गाड़ी होने पर 2400 प्रति माह की दर से उसका कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न में स्पष्ट दिए होने पर ड्राइवर का 900 रुपया अतिरिक्त इसमें जोड़ दिया जाएगा। जब कार का प्रयोग नीचे कार्यालय दोनों के लिए किया जा रहा है, अब देखिए जब गाड़ी मालिक का है और खर्च कर्मचारी दे रहा है, जब गाड़ी भी मालिक का है और सब पूरा खर्चा भी मालिक दे रहा है, ऑफिस जाते हैं कोई टैक्स नहीं लगेगा पर्सन को, प्राइवेट यूज कर रहा है कुछ नहीं लगेगा, वही बात वापस आ गई घूम फिर के। अब यहां देखिए यहां पर ऑफिस जा रहा है कोई टैक्स नहीं, लेकिन पर्सनल यूज तभी मैंने बताया बोथ ऑफिस और प्राइवेट दोनों है तो 1800 2400 लगेगा। अगर आप उस खर्च को वहन कर रहे हो तो वह आपके लिए 600 और 900 हो जाएगा, ड्राइवर का 900 फिक्स रहेगा। यदि आप कार को कार्यालय और निजी दोनों प्रयोग के लिए लाते हैं और ऐसी स्थिति में आपके लिए उसका मूल्यांकन आप वहन करते हैं तो 600 और 900 रुपये माना जाएगा कार का मूल्य, और यदि उस वाहन क्रम नियोक्ता करता है तो 1800 और 2400 खर्चों को वहन करता है तो 1800 और 2400 रुपए ड्राइवर का 900 रुपए के रूप में इसको मूल्यांकित कर अनुलाभ का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। जब एक से अधिक कार दिया है और उनका हॉर्स पावर 1.6 लीटर से ज्यादा कम अलग अलग हो तो ऐसी दशा में केवल एक कार का मूल्यांकन किया जाता है जिसका हॉर्स पावर कम हो, अर्थात छोटी कार का। छोटी कार होने पर 600, बड़ी कार होने पर 900। छोटी कार होने पर यदि कंपनी वहन कर रही तो 1800, बड़ी कार है तो 2400 और यह 900 रुपये ड्राइवर का दोनों के लिए फिक्स है। याद रखने के लिए हम सामान्य में इसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं। जब मोटर कार नियोक्ता का है, जब उक्त कार का उपयोग कर्मचारी द्वारा कार्यालय के लिए किया जाता है तो कुछ नहीं देना है, मैं बता चुका हूं, रिकॉल कर रहा हूं बस। जब कार का प्रयोग केवल निजी कार के लिए किया जाता है तो पूरी राशि पर टैक्स देना पड़ेगा। जब कार का प्रयोग कार्यालय और निजी दोनों कार्यों के लिए लाया जाता है तो उस समय क्या है, यदि कर्मचारी संपूर्ण व्यय को वहन करता है तो छोटा कार है तो 600 900 ड्राइवर का 900, और अगर एम्प्लॉयर बियर करता है तो 1800 2400 और 900। सामान्य फिर वही बात, ऐसी कोई भी खर्च जो कर्मचारी को करना चाहिए या मालिक करता है तो संपूर्ण राशि कर योग्य फुली टैक्सेबल होगा। इसके अलावा विशिष्ट कर्मचारियों को कुछ अन्य अनुलाभ भी दिए जाते हैं। शिक्षा की सुविधा पर खर्च 1000 रुपये प्रति बच्चे से कम है तो टैक्स फ्री और ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। फराज की सुविधा दी जाती है, माली की सुविधा दी जाती है, नौकर की सुविधा दी जाती है, रसोइये की, कुक की, और टिफिन अनुलाभ 50 रुपया पर डे तक की छूट होती है। बाकी फराज
जितना हम चुकाएंगे नियोक्ता द्वारा चुकाई गई संपूर्ण राशि कर योग्य होगी, परंतु यदि कुछ राशि कर्मचारियों द्वारा भुगतान की जाती है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए स्वीपर 200 रुपये पर मंथ नियोक्ता देता है तो 2400 रुपये पूर्णतः कर योग्य होगा। लेकिन इसी में अगर उस सुविधा के लिए 50 रुपया कर्मचारी से काटा जाता है तो 50 इंटू 12 600 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुलाभ का मूल्य 600 घटाकर 1800 रुपये उस कर्मचारी के लिए होगा। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को अनुलाभ अच्छे से समझ में आया होगा।